नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको पावर ऑफ अटॉर्नी से जुड़े हुए जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल कब और कैसे किया जाए और इसके क्या फायदे होते हैं, इस बारे में भी आपको बताएंगे। दरअसल पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882 के अनुसार ये एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिसके जरिए कोई व्यक्ति दूसरे शख्स को अपना कानूनी प्रतिनिधि घोषित करता है। घोषित प्रतिनिधि को एजेंट और घोषित करने को प्रिंसिपल कहा जाता है। एजेंट प्रिंसिपल के बदले उसके सभी कानूनी, फाइनेंशियल और दूसरे मामलों में फैसले ले सकता है। ये प्रिंसिपल के बदले कोई डीड भी साइन कर सकता है और ये फैसले कानूनी रूप से मान्य होंगे। एजेंट का पेशे से वकील होना जरूरी नहीं है। हालांकि एजेंट पीओए के दायरे से बाहर नहीं जा सकता है। उसके फैसले से प्रिंसिपल को नुकसान होता है तो एजेंट को हर्जाना देना होगा। दरअसल पावर ऑफ अटॉर्नी किसी अचल संपत्ति के मालिकाना हक को ट्रांसफर करने के लिए तैयार की जा सकती है। रजिस्ट्री के बदले पीओए का इस्तेमाल आमतौर पर उन हालात में किया जाता है जब प्रॉपर्टी का मालिक बीमारी या दूसरी वजह से कोर्ट जाने की प्रक्रिया से बचना चाहता हो या अहम फैसले लेने में सक्षम न हो लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ हो। तो ये थी बुनियादी जानकारी। पावर ऑफ अटॉर्नी से जुड़ी तमाम और पहलुओं की जानकारी देंगे आज के हमारे कानूनी विशेषज्ञ शीतल बिष्ट जी। शीतल जी, बहुत स्वागत है आपका। तो शीतल जी आपको जानकारी देंगे। अगर आपका भी पावर ऑफ अटॉर्नी से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। एक बार फिर से आपको सवाल बता देते हैं, यानी कि वो विषय जिसको लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। सवाल विषय यही है कि पावर ऑफ अटॉर्नी से जुड़ी हुई अगर आप भी कानूनी जानकारी चाहते हैं या फिर चाहते हैं इस विषय के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करना तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन लाइंस खुली हुई है। तो शीतल जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शीतल जी, क्योंकि आज का विषय हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है, पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में हम जानना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो यही बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है, क्या होती है ये? जी बिल्कुल। वैसे तो आपने काफी अच्छा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे दिया था कि पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है। जी, ये एक्चुअली आप जब अपना अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं कि वो आपके बिहाफ पे एक्ट कर सके, तो जिसमें हम लोग स्पेसिफाई करते हैं कि क्या एक्ट कर सके, कि जहाँ पे आप पहुंचने में असंभव है, आपको कोई अपनी प्रॉपर्टी पे कोई केस है, कोई आप उसको बेचना चाह रहे हैं या कोई कानून जैसे आप उस जगह पे नहीं पहुंच सकते हैं, आप उसकी देखरेख नहीं कर सकते हैं, आपको प्रॉपर्टी मेंटेन करनी है, रेंट रिसीव करना है या कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चीजें करनी है, तो आप अपना राइट किसी और को असाइन कर सकते हैं जो आपके बदले वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा जी। तो बेसिकली पावर अटॉर्नी वो होती है जहाँ पे आप अधिकार दे रहे हैं दूसरे इंसान को आपका कार्य करने। बिल्कुल, तो आप अधिकार देते हैं किसी दूसरे इंसान को अपना कार्य करने के लिए, उसे कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। इसके बारे में आज हम तफसील से जानने की कोशिश कर रहे हैं। शीतल बिष्ट जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कितनी तरह की पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, कितनी तरह के ये अधिकार होते हैं जो हम किसी और को दे सकते हैं? पावर ऑफ अटॉर्नी वैसे दो प्रकार की आम होती है, एक आम और एक खास, यानी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी एंड स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी। और जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है जिसे हम कहते हैं आम, तो उसमें सब तरीके के काम आ जाते हैं, चाहे वो लीगल इश्यूज से जुड़े हों, बैंक से जुड़ी हों, और जिसमें आप दूसरे आदमी को जब अधिकार दे रहे होते हैं तो उसमें उसको काफी एक ब्रॉड व्यू मिल जाता है, एक कि आप उसे क्या क्या, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कौन कौन से अधिकार दे रहे हैं। आप उसको प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे दे रहे हैं, बैंक से रिलेटेड सारे दे रहे हैं, आप उसको घर या इन्वेस्टमेंट्स या आपको कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए दे रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे राइट्स मिल जाते हैं। कुल मिला के ये है। और खास वाले के बारे में बताइए। खास मतलब एक स्पेसिफिक, जैसे आप चाहते हैं कि अगर मैंने किसी को राइट दिया और आप चाहते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर या 1 साल के अंदर अंदर जैसे ही मेरी प्रॉपर्टी के सारे लीगल इश्यूज दूर हो जाते हैं, आप उसको वो राइट दे रहे हैं उस एजेंट को कि मेरे बदले आप रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि मैं विदेश में हूँ, मैं नहीं आ सकती, तो आप मुझे रिप्रेजेंट करें।
तो आप 1 साल की अवधि के अंदर वो पावर ऑफ अटॉर्नी खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। इसमें आप इररिवोकेबल आप समझ सकेंगे। ठीक है, पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए ये कब तक वैध रहता है? क्या कुछ टाइम बाउंड होता है या फिर मेंशन करना होता है? किन हालातों में ये वैध हो जाता है? इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताएं। बिल्कुल। तो अब जैसे जो स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, जैसे उसकी ड्राफ्टिंग होगी और जो आप चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसकी अवधि 2 साल हो या 6 महीने हो, तो सबसे पहले आप उसमें अवधि मेंशन करते हैं कि इतने समय के लिए। फिर उसके बाद कार्य स्पेसिफाई करते हैं, कौन सा कार्य किस कार्य के लिए दी जा रही है। क्या वो लीगल लड़ाई के लिए दी जा रही है, क्या वो मकान के रेंट रिसीव करने के लिए दी जा रही है, क्या वो मरम्मत के लिए दी जा रही है, या आप इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए दे रहे हैं, किस चीज के लिए दे रहे हैं वो स्पेसिफाई करेंगे। तो इसीलिए उसको स्पेसिफिक बोला जाता है। वो ब्रॉड व्यू नहीं होगी। जैसे जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में तो सारी चीजें कवर कर रहे हो आप कह रहे हो तुम मुझे लीगली भी रिप्रेजेंट करो, तुम जमीनें भी खरीद सकते हो मेरे बदले, तुम मेरे पैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए आपका एक स्पेसिफिक मोटिव होना चाहिए उसमें। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर अब्रॉड में रहता है, किसी भी बाहरी देश में रहता है, वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता है, तो क्या वो किसी और व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकता है, वो अधिकार दे सकता है कि वो शख्स यहाँ पर उस प्रॉपर्टी को सेल कर दे? और क्या वो वैध रहता है इस केस में? जी बिल्कुल वैध रहता है। जैसे कोई अब्रॉड में रहता है तो आप अब्रॉड में ही रहते रहते एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनाएंगे। जैसे हमारे वहां किसी थोड़ा अलग होता है, उधर पे एक सादे पन्ने पे एक आप अपने राइट्स लिख के दे देते हैं कि हम इस इंसान को जो इंडिया में रह रहा है उसको अपने राइट्स दे रहे हैं और ये हमारी गैर मौजूद में हमको रिप्रेजेंट करेगा इस स्पेसिफिक मैटर। तो वो फिर उसके बाद आप उसको यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस में जिस भी जगह पे आप हैं, जिस स्टेट में है, जिस शहर में है, उस जगह वहां पे उसे आप ऑथराइज कराएंगे, उसको सब रजिस्ट्री ऑफिस को लेके जाके, ताकि उसकी ऑथेंटिकेशन हो जाए कि हाँ उसी जगह को भेजा है, उसकी आईडी वगैरह सब कुछ चेक सबमिट होता है। तब विदेश में रहता इंसान उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के आधार पर अपने कार्य यहाँ पर देख सकता है या अपने एजेंट द्वारा उसको देख रेख करता है। जी, तो क्या इस डॉक्यूमेंट के आधार पर ही होता है या फिर और भी कुछ तरीके होते हैं जिसके आधार पर आप ये कार्य कर सकते हैं या फिर अपने अधिकार दे सकते हैं? इस बारे में भी मैं आपसे जानूंगी सर मैम, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ पुनीत जी एक जुड़ गए हैं, दर्शक हमारे साथ बुलंदशहर से हैं। पुनीत जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल करिए। नमस्ते जी नमस्कार। मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2020 को विनीता शर्मा केस में विवाहित बेटियों को पिता की पैतृक संपत्ति में जन्म से अधिकार दिया था और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में भी बेटियों को बराबर का अधिकार दिया गया था। और जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सभी प्रदेशों में विवाहित पुत्री का नाम पैतृक कृषि भूमि में जोड़ा जाता है। लेकिन हमारा ये उत्तर प्रदेश जो है, यहाँ पर विवाहित पुत्रियों के नाम काट दिए जाते हैं कृषि भूमि से, सिर्फ अविवाहित पुत्री का नाम आता है और विवाहित पुत्री का नाम ही नहीं जोड़ता यहाँ पे। तो यहाँ की विवाहित पुत्रियां किस तरीके से इसमें अपना नाम जोड़वाएं, जब उत्तर प्रदेश सरकार ने तो मना कर दिया कि यहाँ विवाहित पुत्रियों का नाम नहीं जोड़ेगा। और मैं चाहता हूँ एपीएन लीगल भी कोई भाजपा के नेताओं से इस सवाल को पूछे कि यहाँ उत्तर प्रदेश में विवाहित पुत्रियों का नाम कृषि भूमि में क्यों नहीं जोड़ता है। तो कृषि भूमि में विवाहित पुत्रियों का नाम क्यों नहीं होता, ये एक सवाल इन्होंने उठाया है, क्या इन्हें कहेंगे आप शीतल जी? देखिए, वैसे तो मैं उनका क्वेश्चन बहुत क्लियरली ऑडिबल नहीं हो पाया, पर जहां तक मुझे समझ में आया ये कहना चाह रहे हैं कि मैरिड लड़कियों का नाम प्रॉपर्टीज में क्यों नहीं है। बिल्कुल। तो उसके लिए अभी सुप्रीम कोर्ट की भी रीसेंट रूलिंग्स हुई हैं। उसके अलावा हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से 2005 के बाद आफ्टर 2005 लड़कियां शेड्यूल 1 में आ गई हैं, यानी कि उनको भी उतना ही अधिकार है जितना कि लड़के को अधिकार है। पर यदि लड़की का विवाह 2005 से पहले हो चुका है और आप लोग उनका नाम उस प्रॉपर्टी पे नहीं है, स्पेशली अर्बन प्रॉपर्टीज में तो हर जगह आपका नाम अब चढ़ रहा है। तो कहीं पे भी जहाँ पे सरकार में ऐसा हो रहा है कि किसी कारणवश उनके नाम नहीं चढ़ रहे हैं, तो अब उसके लिए आप दोबारा से उसमें एक सूट भी दायर कर सकते हैं। आप चाहे तो अपनी एप्लीकेशन के थ्रू वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के उन केसेस का हवाला देते हुए अब लड़की शेड्यूल 1 में है, यानी कि वो बेटे के बराबरी है, तो उसका नाम हर जगह चढ़ना अब
कानूनी उनका अधिकार है। तो ये जो कानून है ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग है क्या मैम? अगर इनका कहना है कि राजस्थान में अलग है, उत्तर प्रदेश में अलग है, ऐसा है क्या? जी ऐसा है। पहले क्योंकि जहाँ पे जो एग्रीकल्चर, जहाँ पे जिस जगह पर भी एग्रीकल्चर प्रधान जो एरियाज थे, उस जगह पे कोशिश ये थी कि जो मैरिड लड़कियां हैं, क्योंकि वो स्टेट से बाहर चले जाएंगी, तो उस जगह पे अगर किसी की भूमि है तो उसको कैसे सिक्योर करेगा। तो इसलिए वो पे अगर उनके बेटे हैं तो वो उन्हीं को ही दे रहे थे, या फिर आगे लड़कियां जो थी, जिनकी सिर्फ लड़कियां थी, तो उनके चाचा भतीजों पे या ऐसे करके प्रॉपर्टी आगे चली जा रही थी। पर अब कानून बदल गया है। इवन अगर आपकी लैंड एग्रीकल्चर लैंड, तो अब गवर्नमेंट के रूलिंग आ चुके हैं, लेकिन अभी तक वो अधिवेशन पास नहीं हुआ है, जिसके कारण अभी वो एक्ट हर जगह हम लोगों के पास मौजूद नहीं है। लेकिन इट हैज बिकम अ लॉ कि लड़की का हर जगह, चाहे वो बिल्कुल लड़की का अधिकार भी उतना ही है प्रॉपर्टी में जितना कि लड़कों का अधिकार है। तो इस बात को समझना होगा। और जाहिर तौर पर अब लड़कियां भी क्योंकि उतने ही अधिकार रखती है प्रॉपर्टी पर जितने लड़के रखते हैं, लिहाजा कानून भी सभी के लिए बराबर है। जो कानून है वो सभी स्टेट में है। आज दरअसल बात पावर ऑफ अटर्नी की हो रही है। खास मेहमान शीतल जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि बता रही हैं विस्तार से कि आखिर क्या होती है पावर ऑफ अटर्नी। इसके बारे में क्योंकि हम तफसील से जानकारी ले रहे हैं, मैम आपसे जानना चाहेंगे ड्यूरेबल पावर ऑफ अटर्नी का क्या मतलब होता है? देखिए, ड्यूरेबल पावर ऑफ अटर्नी आप जानते हैं कि व्यक्ति बीमार है, इट्स लाइक अ मेडिकल पावर ऑफ अटर्नी। आप बीमार हो, आप असमर्थ हो, और आप जानते हो कि आपको ये प्रॉब्लम जो है वो आगे परसिस्ट कर सकती है, तो आप उसी वक्त अपना एक एजेंट असाइन करते हैं जो आपके बदले यही सारी चीजें, जैसे कि जनरल पावर ऑफ अटर्नी या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, वो करेंगे। लेकिन वो उन लोगों के लिए है जिन्हें मालूम है कि वो इनकैपेसिटेट हो जाएंगे, यानी एक टाइम के बाद हो सकता है कि वो मजबूर हो जाए मेडिकली और वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर, तो उनके बदले जो एजेंट उन्होंने असाइन किया है वो हर तरीके के डिसीजन, इवन उनके मेडिकल डिसीजन, यानी सपोज आप बीमार हो, ठीक है, और आप बिल्कुल इस हालात में नहीं है कि आप आपके लिए क्या राइट है, कौन सी राइट और मे बी क्या कौन सी चीजें राइट है, आप समझ आप, तो वो जो आदमी एजेंट आपने असाइन किया है वो आपके बदले डिसीजन ले सकता है। लेकिन वो डिसीजन आपकी मृत्यु के बाद, यानी कि वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर आदमी इनकैपेसिटेटेड स्टेट में तब तक भी काम चलता है, वो एजेंट राइट का यूज करता है। लेकिन अगर उस दौरान आपकी मृत्यु हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो अटॉर्नी, ड्यूरेबल अटॉर्नी फिनिश हो जाती है। जी क्या पावर ऑफ अटर्नी का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है? क्योंकि हम अक्सर खबरें सुनते हैं कि पावर ऑफ अटर्नी का गलत इस्तेमाल हुआ। अगर हाँ तो कैसे इस पे रोक लग सकती है? जी, पावर अटर्नी का हमारे पास कई ऐसे केसेस हैं जिसमें हम लोग अच्छे से जानते हैं कि पावर ऑफ अटर्नी का शुरू से गलत इस्तेमाल हुआ है। इसीलिए जिस वक्त हम पावर ऑफ अटर्नी बनाते हैं या जिस वक्त किसी को देते हैं, तो हम उन चीजों का हमको बहुत खासकर ध्यान रखना चाहिए कि आपकी ड्राफ्टिंग कैसे हो रही है, आप क्या क्या राइट दे रहे हैं, किन किन चीजों के लिए दे रहे हैं। सेकेंड ऑफ ऑल, आप अपने ट्रस्टवर्दी इंसान को ही ये राइट देते हैं। आप हर किसी को पावर ऑफ अटर्नी नहीं देते हो। आप जिस पर विश्वास करते हो, चाहे वो आपका फैमिली मेंबर है, चाहे आपका फ्रेंड है, चाहे आपका कलीग है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल किसको आप दे रहे हैं। और हाँ, गलत इस्तेमाल होता है, इसको रोकने के लिए मैंने आपको ये बताया कि आपकी ड्राफ्टिंग आप किस पर्सन को दे रहे हैं वो, और आपके स्पेसिफिकेशन कि सपोज आपने प्रॉपर्टी की कानूनी गतिविधि देखने के लिए उसको राइट किया है, तो आप उसमें स्पेसिफाई करेंगे कि बेचने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। सपोज आपने रेंट कलेक्शन का दिया है, तो आप कहेंगे कि रेंट कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में जाएगा, ठीक है, और जब मुझे रिसीव हो जाएगा, या जिस वक्त रेंट कलेक्ट होगा उससे इमीडिएटली इतने दिन के अंदर मुझे उसकी इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। तो आप अपने एक्ट को स्पेसिफाई करेंगे। ड्राफ्टिंग के वक्त ही आपको उन सारी चीजों को ध्यान देना होगा। बहुत केयरफुल होकर आपने ये चीज करनी है, ध्यान देकर करनी कि आप ब्लाइंडली किसी को राइट नहीं दे सकते। जी, जनरल ऑफ केस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी मैम, जनरल पावर ऑफ अटर्नी के रजिस्ट्रेशन के बारे में भी बताइए कि क्यों ये जरूरी होता है और इसकी क्या प्रक्रिया होती है रजिस्ट्रेशन की? देखिए, पावर ऑफ अटर्नी को रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है, ठीक है, वो नोटराइज भी हो सकती है, लेकिन स्पेसिफिक चीज के लिए, जैसे कि अगर इनमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसको अगर आप रजिस्टर्ड करा लें तो उसका ऑथेंटिकेशन ज्यादा होता है, यानी कि आप उसमें कार्य अच्छे से कर सकते हैं। प्लस अगर कोई लीगल चीज होती है तो उसमें कोर्ट भी उसको वैधता देता है।
क्योंकि क्या होता है कि जब आप साइन कराते हैं, आप किसी को अपना राइट दे रहे हैं, एक नोटराइज, जिसमें आप डेट लिखेंगे, आपका स्टैम्प होगा, थंब प्रिंट होंगे, आपने अपने राइट्स दिए हैं उस आदमी को, तो ये नोटराइज होता है। कई स्टेट में रजिस्ट्रेशन होना बहुत अनिवार्य है, जैसे गुजरात में बहुत जरूरी है, दिल्ली में बहुत जरूरी है कि ये रजिस्टर्ड हो। और स्पेशली क्यों रजिस्टर्ड हो, क्योंकि अभी जो हमारा रिसेंट केस हुआ था 2011 में, उसमें सूरज लैंप इंडस्ट्रीज वाले, उसके बाद खासकर इस चीज का ध्यान दे दिया गया था। दिल्ली में तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ये निकाल भी दिए थे, इशू कर दिए थे ऑर्डर कि विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ बिल, विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ अटॉर्नी आप कोई भी तरीके के सेल नहीं कर सकते। तो कई स्टेट नोटराइज में ही इसको वैल्यू देते हैं, कई इसको रजिस्टर्ड में वो करते हैं, वैल्यू देते हैं। इट इज बेटर टू गेट इट रजिस्टर्ड, बट यस इट इज वर्कबल इवन इफ इट इज नोटराइज। और मैम चलिए इस वक्त हमारे साथ एक और दर्शक अभिषेक जी मेरठ से जुड़ गए हैं। अभिषेक जी बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। मैम मैं ये जानना चाह रहा था कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी हमें बैनामा कराना था, मकान खरीद रहे थे हम, तो उसमें जो है वो पार्टी आ नहीं पा रही है, वो डायलिसिस पर हैं, तो उनका जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी वहीं से बनाएंगे, जब लखनऊ रहते हैं वो, तो वहां से बनाएंगे, या जहां हम बैनामा करवा रहे हैं मकान का वहां वो आकर करेंगे इसको, पावर ऑफ अटॉर्नी वहां बनेगी? जी शीतल जी। जी देखिए, ऐसा है, पावर ऑफ अटॉर्नी जहाँ वो रहते हैं, जहाँ इशू है वो वहीं करा सकते हैं, उधर ही बन सकती है, लेकिन वो रजिस्टर्ड बनेगी। उनको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके उस वैल्यू के स्टैम्प के हिसाब से पूरी स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बनेगा, उसके बाद ही आगे जाके वो बैनामा हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पे आप उसको खरीदेगा मत। खरीदने के लिए आपको चाहिए कि आपका जो ओनर है वो आपके साथ में ही हो, वो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के अंतर्गत ही होना चाहिए। जी ठीक है, लीगैलिटी नहीं हो, वैध नहीं हो। तो यानी कि ये कहा जाए कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के बिहाफ पे आप किसी भी प्रॉपर्टी से कोई लेन देन ना करें। प्रॉपर्टी का लेन देन आप कर सकते हैं, देखिए ऐसे उसका सेल ना करें, उसको खरीदे नहीं जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। क्योंकि जो मैं आपको दिल्ली जो आपको 2011 का सूरज लैंप इंडस्ट्री का केस आपको इससे पहले बता ही रही थी, उसमें यही हो रहा था कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पर प्रॉपर्टीज बेच दी जा रही थी, तो उसे ट्रांसफर ऑफ टाइटल नहीं होता, आप उसके वैध मालिक नहीं बन जाएंगे उसके, क्योंकि 2011 के सुप्रीम कोर्ट के रूल के बाद ये खासकर हो गया। तो जब आपको जैसे इन्हें बैनामा कराना है, वो आदमी डायलिसिस पे है, ठीक है, आपने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई, आपका एग्रीमेंट सेल हुआ कि हाँ मैं ये रेडी हूँ, पर जिस वक्त रजिस्ट्री होगी उस वक्त वो आदमी वहां पर हो तो वो ज्यादा अच्छा है रजिस्ट्री के लिए। तो एक आप उसको एक लीगल मोहर दे सकते हैं। जी, तो रजिस्ट्री के वक्त वो व्यक्ति जिससे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो वहां पर हो तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका शीतल जी, आपने बहुत विस्तार से हमें पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में जानकारी दी और हमारे दर्शकों को बताया कि आखिर किस तरह से आप धोखाधड़ी से बच सकते हैं और किस तरह से आपको प्रॉपर्टी लेन देन के वक्त में ध्यान रखना चाहिए, पावर ऑफ अटॉर्नी की कितनी शक्तियां होती है, कितनी तरह की होती है, तमाम आपने जानकारी बहुत विस्तार से दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, नमस्कार।